जय हिंद फ्रेंड्स आज हम क्लास 10th साइंस में जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर है। इससे हम रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर नंबर 4 है, वो है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, यानी कार्बन और इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर रहेगा हमारा 4 और इससे रिलेटेड हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कार्बन की चतुर्वैलेंसी को समझाइए, उदाहरण सहित बताइए कि कार्बन 4 सहसंयोजक बंध कैसे बनाता है। तो देखिए, इसमें आंसर में हम बात करते हैं तो कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दो आंतरिक कक्षा में और 4 बाहरी कक्षा में। ठीक है, देखिए कार्बन की जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है, क्योंकि कार्बन 6 होते हैं। ठीक है, तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 पहली कक्षा में रहते हैं और उसके बाद कितने रह गए, 4 कहाँ आ जाते हैं, लास्ट वाली कक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग की बात करें तो इसमें 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण यानी ऑक्टेट करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, यानी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसीलिए यह 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, और उदाहरण में हम बात करें तो मीथेन यानी जिसका जो सूत्र होता है वो CH4 होता है, में कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, चलिए एक आप लोगों को सही से समझाते हैं इसकी संरचना बनाने के बाद। जैसे हमने मान लिया मीथेन है। ठीक है, मीथेन का जो अभी हमने सूत्र देखा वो था CH4। ठीक है, CH4 था। अब देखिए जब इसका हम संरचना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए कार्बन 1 है तो कार्बन को यहाँ लिख लिया, 1 2 3 और 4। एक पर हाइड्रोजन बंद हो गया, इधर हाइड्रोजन बंद हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया और इधर भी हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और 4, यहाँ पर कितने आबंध हैं, 4 हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इसमें हमारे 4 सहसंयोजक बंधों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, उचित उदाहरण के साथ बताइए। यानी कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला है, मतलब आंसर है कि सहसंयोजक बंध वह बंध होता है जिसमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को साझा करते हैं। ठीक है, यानी सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो सहसंयोजक बंध वह बंध होता है जिसमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को साझा करते हैं। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वह साझा करके 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला उदाहरण रहेगा CH4 जिसमें मीथेन है और मीथेन में कौन सा बंध है, एकल बंध है। ठीक है, दूसरा है C2H4 जिसका नाम है एथेन, या हम इसको एथीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा दोहरा बंध है। और तीसरा है हमारा C2H2 जिसे हम एथाइन बोलते हैं और इसमें तिहरा बंध है। ठीक है, इसमें हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं इनको कैसे कैसे इन्हें प्रयोग करते हैं। देखिए इन्हें कैसे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए, जैसे हमने आपको सहसंयोजक बंध में जो हमने मीथेन का था CH4 इसका तो बता दिया था। अब हमें देखना है दूसरा वाला क्या था, इसमें था C2H4 यानी एथीन। ठीक है, एथीन का देखना है हमें कि इसमें द्विबंध कैसे आता है, तो C2H2। ठीक है, इसमें द्विबंध कैसे बनता है, देखिए
जैसे यहाँ पर कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, डबल कार्बन हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक और एक, दो कार्बन साझा यहाँ पर हो गए, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अब ये कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि यहाँ का इसका रासायनिक सूत्र होता है, सॉरी, C2H4, ठीक है, C2H4 ये होता है एथेन का। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 आबंद इसके हो गए और 4 आबंद इसके हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कितना हो गया? 2। इसमें देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रयोग हुआ है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम दोहरा बंध बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है एथाइन, जिसमें हम C2H2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, C2H2। देखिए C2H2, इसमें C2H2 कैसे आया है? देखिए कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है, ठीक है, कार्बन C6 होता है, नहीं होता है। अब इसमें हम जब इसका संधि विच्छेद जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आ जाएगा। तो इसके लास्ट कक्षा में कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी, यानी कि ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो लेगा और या तो फिर ये चारों की चारों दे देगा, ठीक है, अगर इसे अपने आप को संतुलित करना है। तो कार्बन क्या करता है? केवल 4 इलेक्ट्रॉनों की ही साझेदारी करता है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? देखिए मान लिया ये है कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है। आपको हाइड्रोजन का बता दें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है केवल एक ही कार्बन का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ठीक है, यानी या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या अपना इलेक्ट्रॉन जो है एक उसके पास वो त्याग सकता है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ ये हो गया, यहाँ पर रखेंगे कार्बन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हमने देख लिया कि यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन। अब कार्बन की लास्ट कक्षा में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मान लिए इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस वाले चिन्ह से दर्शा रहे हैं, 1 1 2 3 और 1 4, ये एक हो गया 4, ठीक है। इसके हम मान लिए इससे दर्शाते हैं, ठीक है, गोले से 2 3 और 4, ठीक है। यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले कार्बन के, और ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले कार्बन के, ठीक है। अब हम एक बना लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पर मान लिए एक हाइड्रोजन ये है और यहाँ पर हाइड्रोजन ये है, ठीक है। अब देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन के हैं इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक होता है तो केवल एक की साझेदारी करता है। तो हाइड्रोजन के जो पास इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कुछ इस तरीके से दर्शा लेते हैं, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का डिनोट करते रहे, ठीक है। चलिए ये हो गया हाइड्रोजन के, ठीक है। अब देखिए अगर हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए बेटा? 2 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की जो लास्ट कक्षा है वो पूर्ण हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन की लास्ट कक्षा पूर्ण करनी है, तो इसने इस वाले कार्बन से एक ले लिया तो इसने अपनी कक्षा पूर्ण कर ली, ठीक है। अब देखिए इस वाले कार्बन को अपना क्या करना है? अष्टक पूर्ण करना है। तो क्या करना होगा? 3 और 1 4 तो इसके पास हैं, तो इसके पास 4 हैं तो 3 इधर से लेगा और 1 इधर से लेगा, एक हाइड्रोजन का ले लेगा, 3 इसके कार्बन के ले लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो अष्टक पूर्ण हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस वाले कार्बन का खेल। अब हम देखते हैं इस वाले कार्बन का। तो इसमें ये 3 इसके हैं और 3 इसके 6 और 2 ये इधर से ले लेगा, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? पूरे 8 हो जाएंगे। तो इसका जो कुछ संरचना सूत्र जो है वो इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। अब इसका जब हमें संरचना सूत्र बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसकी जब हम संरचना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए हाइड्रोजन ने कितने किए हैं? देखिए अभी रुक जाइए आप, एक एक बात आपको समझ में आने वाली है। कार्बन कार्बन
और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ कितना एक एक से साझेदारी हुई है, यानी एक इसने लिया है और एक इसने लिया है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पर एकल बंध लगाएंगे। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो हम इनके बीच में तीन बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो इसमें हम एकल बंध लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इसमें क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये खेल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि होमोलॉग्स श्रेणी, यानी जिसे हम होमोलॉग्स सीरीज बोलते हैं, ये क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, तो आपको उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखिए, समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला जिनके लगातार 2 सदस्यों में एक CH2 समूह का अंतर होता है, उसे होमोलॉग्स श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मीथेन में CH4 होता है, एथेन में C2H6 होता है, प्रोपेन में C3H8 होता है, और सभी में अंतर कितने का है, CH2 कितने का है, CH2 का अंतर है। ठीक है, क्यों CH2 का अंतर है, देखिए मान लिया इसमें हम अंतर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन एक कम है, तो यहाँ पर भी एक कम है। ठीक है, C यहाँ पर पूर्ण हो गया। ऐसे ही H4 है, यहाँ H6 है, तो कितने कम है, 2, तो यहाँ H2 हो गए। ठीक है, इस तरीके से अंतर है। ठीक है, अब इसकी अगर हम विशेषता की बात करते हैं, तो रासायनिक गुण समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इनमें जो भौतिक गुण होते हैं वो क्रमिक रूप से बदलते नहीं हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक गुण इसमें समान रहते हैं, भौतिक गुण जो है क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं, और सामान्य सूत्र जो होता है इन तीनों का समान होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्बन की श्रृंखला क्या है, इसके कारण कार्बन के इतने यौगिक क्यों बनते हैं। तो देखिए, कैटेनेशन वह गुण है, जो कार्बन की श्रृंखला है इसे हम कैटेनेशन बोलते हैं। तो कैटेनेशन वह गुण है जिसके द्वारा कार्बन अपने समान परमाणुओं से लंबे लंबे श्रृंखला या रिंग बना सकता है। ठीक है, यह गुण कार्बन में अत्यधिक होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बंध बहुत मजबूत होते हैं। ये एकल, दोहरे और तिहरे बंध बना सकते हैं। इसी कारण कार्बन लाखों यौगिक बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए तथा बताइए कि वे काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको साबुन और डिटर्जेंट में अंतर बताना है। तो देखिए, साबुन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर है साबुन और यहाँ पर है डिटर्जेंट। ठीक है, तो देखिए साबुन का जो निर्माण है वो वसा या तेल से बनते हैं, और डिटर्जेंट जो है वो पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो है पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, और जो साबुन होते हैं उनका निर्माण तेल या वसा से होता है। क्लियर है। ठीक है, साबुन की बात करें तो जल में क्रिया करके कठोर जल में काम नहीं करते हैं। मतलब ये जल में जो क्रिया है वो जल में क्रिया करते हैं, यानी कि जो साबुन होते हैं वो जल में क्रिया करते हैं, और डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर जल में काम नहीं करते हैं। कठोर जल में भी काम कौन करता है, तो केवल डिटर्जेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पास लिख गया है सभी। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं दोनों का। जैसे साबुन है, साबुन का जो क्या है उदाहरण, तो सोडियम सिटीरेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, तो देखिए सोडियम सिटीरेट ये उदाहरण है किसका, बिंदु साबुन का, और सोडियम लॉरेल सल्फेट ये उदाहरण किसका है, डिटर्जेंट का। ठीक है, कार्य विधि की बात करें तो साबुन के अणु में एक हाइड्रोफोबिक तेल खींचने वाला और एक हाइड्रोफिलिक जल खींचने वाला भाग होता है। यह गंदगी को चारों ओर से घेरकर माइसेल बनाते हैं और जल से धोने पर हट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो आपको एस्ट्रीकरण अभिक्रिया बतानी है। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब किसी अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो एस्टर और पानी बनते हैं। ठीक है, देखिए जब हम किसी अम्ल की और अल्कोहल की अभिक्रिया होती है तो एस्टर और पानी बनते हैं। अम्ल में हम किसी भी अम्ल को ले सकते हैं, मान लिया हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम नीचे समझाएंगे अभी।
जैसे इसे एस्टीकरण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया ये CH3COOH है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, तो ये क्या हो गया, ये एक अम्ल हो गया, यहाँ लिखा है ना अम्ल, तो ये एक अम्ल हो गया। और एक अल्कोहल, तो अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर ले लिया हमने C2H5OH, ठीक है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो क्या बनता है, एस्टर और पानी बनता है। तो देखिए जब इनकी दोनों की क्रिया हुई तो यहाँ ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। ये कौन सा एस्टर है, तो एथाइल एसीटेट, ये एथाइल एसीटेट है, ये एक क्या है, ये हमारा एक एस्टर है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बन गया, जल बन गया। यहाँ लिखा है ना एस्टर और पानी बनता है यानी जल बनता है, तो ये एस्टर हो गया CH3COOC2H5 और यहाँ पर जल बाहर निकल गया, ठीक है, जल मतलब हो गया। एस्टर में फल जैसी मीठी गंध होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल C2H5OH जिसे कहते हैं, इसके 3 प्रमुख उपयोग और 3 हानियाँ लिखिए। तो एथेनॉल की 3 उपयोग और 3 हानियाँ लिखनी है। तो देखिए एथेनॉल का उपयोग, पहला औषधियों और परफ्यूम बनाने में किया जाता है। दूसरा है ईंधन के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है औद्योगिक सॉल्वेंट के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ये अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, तो हानियाँ हैं कि अधिक मात्रा में सेवन से लीवर को नुकसान होता है। जब आप अल्कोहल का या हम बात करें एथेनॉल का यूज़ मात्रा से अधिक में करते हैं तो इसके क्या होता है कि लीवर को नुकसान हो जाता है, मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है और नशे की लत लग जाती है, ठीक है, जब अधिक ज़्यादा यूज करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल और एथेनिक अम्ल के बीच अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और उत्पाद बताइए। तो देखिए अभिक्रिया क्या है, हमें एथेनॉल के और एथेनिक अम्ल के बीच में लिखनी है। तो ये है हमारा एथेनॉल CH3COOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है एकदम ठीक है, CH3COOH क्योंकि इसे हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और आगे है हमारा C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है। जब इसकी क्रिया होती है तो हमारा क्या बनता है, ये CH3COOC2H5 और प्लस जल बन जाता है, यानी कि एस्टर और जल बन गया यहाँ पर, ठीक है। यह एक एस्टीकरण क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है एथेनिक अम्ल, जैसे हम CH3COOH के 2 भौतिक और 2 रासायनिक गुण बताइए। तो भौतिक गुण की बात करें तो जो एथिल अल्कोहल होता है इसका रंगहीन तरल होता है और तीव्र गंध होती है इसमें, ठीक है। दूसरा है कि जल में घुलनशील होता है, यानी ये जल में घुल जाता है। और रासायनिक गुण की बात करें तो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे जिंक है, ये धातु है, जब ये धातु से क्रिया करता है जैसे जिंक हो गया, तब हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे Zn यानी कि जिंक प्लस CH3COOH, इसके 2 अणु ले लिए, जब इसमें क्रिया होती है तो क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और यहाँ पर CH3COO का होल ट्वाइस इंटू जिंक यानी कि Zn प्लस H2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है। दूसरा है क्षारों से अभिक्रिया कर नमक और जल बनता है, ठीक है। जब ये किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, नमक और जल बनता है, ठीक है, ठीक है। मान लिया हमने किसी क्षार को ले लिया, उदाहरण के तौर पर मान लिया NaCl को ले लिया, ठीक है, NaCl को ले लिया। NaCl एक क्षार है। जब इसको लेने के बाद अब इसमें हम इसकी क्रिया करा देते हैं CH3COOH का, CH3COOH, ठीक है। जब इसमें ये क्रिया होती है तो हमारा क्या बनेगा, एक तो नमक बन जाएगा, अरे सॉरी यार, ये नमक हमने ले लिया पहले, सॉरी, इसमें हमें नमक नहीं लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ बोला है क्षार, ठीक है, तो हमें क्षार लेना है, ठीक है। क्षार में हमारा हो जाएगा NaOH, ठीक है। क्षारों से अपक्रिया करके नमक और जल बनाता है, ये आपको क्रिया याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साबुन द्वारा सफाई की क्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो चित्र आपको ध्यान में रखना है और चित्र आपको बना लेना है, कहीं भी आपकी बुक में दिया हो, कहीं भी दिया हो। तो साबुन के अणु का एक सिरा जल से आकर्षित होता है और दूसरा सिरा तेल से, ठीक है। जब इसे गंदे कपड़े पर लगाया जाता है तो यह तेल की बूंदों को घेरकर माइसेल बनाता है। ये माइसेल जल से धोने पर हट जाते हैं जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। चित्र में दिखाएं कि साबुन अणु का सिरा और पूंछ
तेल की बूंद भी दिखाएं और जल में बने माइसेल भी दिखाएं। ठीक है, आगे है 11वां क्वेश्चन, कार्बन के यौगिकों की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो कार्बन के यौगिकों की विशेषताएं हैं वो बताइए। तो कार्बन के यौगिकों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला है, ये अधिकतर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यानी जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो अधिकतर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। दूसरा है, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। इनमें क्या होती है, जो कार्बन की श्रृंखला है वो बनाने की क्षमता होती है। तीसरा है, इनका गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होता है। ठीक है। चौथा है, ये सामान्यतः अविद्युत चालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें विद्युत नहीं सुचालक होती है। ठीक है। पांचवा है, कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सहसंयोजक बंध देखते हैं, उसके बाद हम आयनिक बंध देखते हैं। सहसंयोजक बंध की हम बात करते हैं तो इनका निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा होने से होता है। ठीक है, जो सहसंयोजक बंध होते हैं इनका जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉनों के साझे होने से होता है। और अगर बात करें कि जो आयनिक बंध होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट है कि यौगिकों का प्रकार कार्बनिक होता है। यानी जो सहसंयोजक बंध होते हैं इनमें यौगिकों का जो प्रकार होता है वो कार्बनिक होता है। और इनमें जो क्या कहते हैं उसका यौगिकों का जो प्रकार होता है आयनिक बंध में वो हमारा अकार्बनिक होता है। ठीक है, इसमें जो चालकता होती है वो कमज़ोर होती है या होती ही नहीं है। और इसमें जो चालकता होती है वो कैसी होती है, प्रबल चालक होते हैं ये। ठीक है, ये कैसे होते हैं, प्रबल चालक होते हैं, प्रबल चालक होते हैं। ठीक है, और उदाहरण अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो CH4 H2O, और इसमें हमारा जो हो जाएगा वो NaCl और पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन, एथेन और प्रोपेन के रासायनिक सूत्र और संरचना लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें रासायनिक सूत्र बताना है। यानी रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, देखिए मीथेन, मीथेन का है CH4, वो हमने आपको बता भी दिया। तो देखिए CH4 तो CH4 की हम संरचना कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें रासायनिक सूत्र इसका बनाना है। तो देखिए ये कार्बन है, कार्बन के चारों ओर हम हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं और इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका संरचना सूत्र बनाना है। तो देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इसका होता है 2,4, यानी कि इसके लास्ट कक्षा में 4 होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो देगा या तो लेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसके, ये सभी से एक एक बंध साझा कर लेगा ये वाले। ठीक है, तब इसका जो संरचना सूत्र बनेगा, रासायनिक सूत्र ये बन जाएगा और इसकी संरचना भी यही बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि रासायनिक सूत्र हमने आपको बता दिया है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो ये बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम किसकी, अब हम देखते हैं C2H6 की। ठीक है, यानी एथेन की। एथेन की कैसे बनाएंगे, तो एथेन की हमने पिछले वाले अभी क्वेश्चन में बता दिया है, C2H6। ठीक है, इसकी हमने जो संरचना है और रासायनिक सूत्र है वो दोनों ही बता दिए हैं। ठीक है, अब हम केवल तीसरे वाले के देखते हैं, यानी कि C3H8। इसका कैसे बनाना है, तो देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, बात करते हैं तो इस कार्बन के बाद भी हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और इधर भी हम एक हाइड्रोजन रखेंगे और यहाँ पर भी हम एक हाइड्रोजन रखेंगे और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम जो हाइड्रोजन के हैं उसको हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं। जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है और ये हाइड्रोजन का है, यहाँ भी हाइड्रोजन का है और यहाँ भी हाइड्रोजन का है। ठीक है, और ये भी हम हाइड्रोजन का बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन के हो गए। उसके बाद हम कार्बन के देखते हैं। प्रत्येक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कक्षा में। ठीक, कक्षा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, और उसके बाद में इसके भी हम सेम रखते हैं इन सभी के। ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, और बस ख़त्म। अब देखिए इस वाले हाइड्रोजन के दो होने चाहिए, ठीक है। तो एक इस वाले कार्बन से ले लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में इस वाले हाइड्रोजन के दो चाहिए तो इसने भी क्या कर लेगा, ये भी अपना ये वाला एक ले लेगा, इसके भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। और ये भी एक ले लेगा, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसी तरीके से इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब बचते हैं हमारे कार्बन। तो देखिए ये वाला कार्बन जो है दो इधर से लेगा, दो इधर से लेगा, और दो इधर से लेगा, और दो इधर से लेगा। तो इसके इस तरीके से 8 पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 8, ठीक है। उसके बाद में ये वाला कार्बन भी दो लेगा तो दो यहाँ से लेगा, दो यहाँ से लेगा, दो यहाँ से लेगा, दो यहाँ से लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब ये वाला कार्बन यहाँ से चलेगा, ठीक है, ये दो यहाँ से ले लिए इसने, यहाँ से लेने के बाद दो यहाँ से ले लिए, और उसके बाद में दो ये यहाँ से लेगा सामने वाले से, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। यहाँ पर स्थान नहीं बचा हुआ है, नहीं तो हम सही से इसकी जो बिंदु संरचना है वो बता देते, ठीक है। अब इसकी केवल संरचना सूत्र हम बना दे रहे हैं यहीं पर। तो देखिए सी कार्बन कार्बन, ठीक है, हम इसकी बना रहे हैं प्रोपेन की। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पर हाइड्रोजन था, और यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, और यहाँ पर हाइड्रोजन था, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया था, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था। तो इसकी कुछ संरचना सूत्र जो है वो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ का जो प्रोपेन का था ये प्रोपेन वाला हमने ख़त्म कर दिया है। ये तीनों एल्केन श्रेणी यानी CnH2n+2 के सदस्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए एथेनॉल की हम बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम एथेनोइक अम्ल की। एथेनॉल में जो गंध होती है वो मदरा जैसी होती है, और अगर बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की तो एक खट्टे सिरके जैसी इसमें गंध होती है, ठीक है। और एथेनॉल की बात करें स्वाद की तो एथेनॉल जो होते हैं वो स्वाद में मीठे और खट्टे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की, स्वाद में ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। सॉरी इसमें ये, उसके बाद इसकी प्रकृति न्यूट्रल होती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें उपयोग जो है, इसका उपयोग ईंधन और औषधि के रूप में किया जाता है, और इनका उपयोग जो है सिरका और संरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम एथेनॉल की तो इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की तो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन द्वारा बनने वाले 3 प्रकार के सहसंयोजक बंध समझाइए। तो कार्बन निम्न प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाता है। पहला है एकल बंध, जिसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो CH4 मीथेन, ठीक है। दूसरा है हमारा दोहरे बंध, जिसे हम डबल बॉन्ड बोलते हैं, C2H4 एथीन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है तिहरे बंध, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, C2H2 एथाइन, ठीक है। ये हो गए। तो बंधों की मजबूती क्रमशः बढ़ती है पर बंध की लंबाई घटती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हाइड्रोकार्बन क्या है, उनके प्रकार बताइए। तो जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन में से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यानी जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से बनते हैं उन्हें केवल हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इन्हें 3 प्रकार होते हैं, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक और होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक और है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में। देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका सूत्र होता है CnH2n+2, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसका सूत्र होता है CnH2n। और बिल्कुल भी जो हाइड्रोकार्बन होता है एक और है एल्काइंस सॉरी, इसमें एक में होगा एल्केन, इस यहाँ पर होगा एल्केन और एल्कीन दोनों, क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं ना कि 3 प्रकार के। जैसे पहले में है मीथेन, दूसरे में है एथीन और तीसरे में है एथाइन। ठीक है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें होता है एथाइन, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त इसमें 2 ही फर्क हैं। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में CnH2n+2 आता है, जिसमें एल्केन आता है और एल्कीन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन के अणु की संरचना और सफाई की प्रक्रिया समझाइए। तो साबुन अणु के 2 भाग होते हैं, हाइड्रोफोबिक तेल की ओर आकर्षित होती हैं, हाइड्रोफिलिक हेड की बात करें तो पानी की ओर आकर्षित होती हैं। जब कपड़े धोए जाते हैं तो यह तेल की बूंदों को चारों ओर से घेरकर माइसेल बनाता है। ये माइसेल जल से धोने पर हट जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन के विभिन्न एलोट्रोप कौन कौन से हैं, उनके उपयोग बताइए। तो एलोट्रोपी की बात करते हैं तो किसी तत्व के एक से अधिक रूपों का पाया जाना कार्बन के प्रमुख एलोट्रोप कहलाते हैं। जैसे पहला है हीरा। डायमंड की बात करते हैं तो कठोरतम पदार्थ है, काटने के औजार में उपयोग होता है। दूसरा है ग्रेफाइट, विद्युत चालक होता है, पेंसिल की लीड में यूज होता है। तीसरा है फ्लोरीन, नैनो टेक्नोलॉजी और औषधि क्षेत्र में यूज होता है। अगला है एथेनॉल के औद्योगिक और घरेलू उपयोग बताइए। तो परफ्यूम, पेंट और औषधि में सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है, गैसोहॉल। तीसरा है रासायनिक पदार्थों, एथेनोइक अम्ल और एस्टर के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग की बात करें तो कीटाणुनाशक जैसे सैनिटाइजर में यूज किया जाता है। दूसरी बात करें स्प्रिट लैंप में जलाने में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा सफाई में भी काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में समावयवता क्या है होती है, उदाहरण दीजिए। समावयवता, तो जब एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों की संरचना भिन्न होती है तब इस गुण को समावयवता कहते हैं। उदाहरण C4H10 के 2 समावयव होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है एन ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का सूत्र होता है CH3 CH2 CH2 CH3। आइसोब्यूटेन का सूत्र होता है CH3 CH और CH3 CH2। दोनों का सूत्र समान पर संरचना और गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।